हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आप लोग को पांचवा लेक्चर में बताया गया था आयन के बारे में। आयन हम कंप्लीट किए थे। आयन के बारे में बताया गया था कि कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर आवेश होगा, समूह नहीं, परमाणु जिस पर आवेश रहे, प्लस चार्ज रहे या माइनस चार्ज रहे, जिस पर आवेश रहेगा उसको आयन कहते हैं। और चूंकि आयन आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए आयन भी दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जिस पर धन आवेश होगा उसको धनायन बोलेंगे, जिस पर ऋण आवेश होगा ऋणायन बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आयन का निर्माण पढ़ेंगे कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, ऋणायन का निर्माण कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। और इससे संबंधित आपको एक होमवर्क दिए थे, टेबल बना के। होमवर्क था कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना था इन स्थितियों से किसमें कितना होगा। N2 प्लस था और Cl माइनस था, Ca2 प्लस था, ऐसा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना था। देखिए आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पहले परमाणु में समझिएगा। परमाणु और आयन में क्या अंतर है? परमाणु से ही आयन बनता है। कब? तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आयन बनेगा। मतलब आयन और परमाणु में मेनली इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वैसे ही रहते हैं जितना परमाणु में रहता है। और परमाणु में प्रोटॉन कितना होता है? परमाणु संख्या के बराबर। और न्यूट्रॉन कैसे कितना होता है? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा करके। चलिए देखिए। और आयन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला में पढ़े, ये धनायन है 2 प्लस। तो धनायन में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है कि परमाणु संख्या, आयरन का परमाणु संख्या 26 और माइनस धन आवेश की संख्या 2 है, 2 तो धन आवेश है तो 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन उतना ही जितना परमाणु में होता है। और परमाणु में प्रोटॉन कितना होता है? परमाणु संख्या के बराबर, यानी 26 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। आयरन का द्रव्यमान होता है 56, उसमें से घट जाएगा 26 यानी 30। Fe2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 24, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30। बोलिए निकल जाएगा। ये ऋणायन है, तो ऋणायन में P3 माइनस। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि परमाणु संख्या में ऋण आवेश की संख्या को जोड़ देते हैं। परमाणु संख्या में ऋण आवेश की संख्या को जोड़ देते हैं। तो परमाणु, इसका परमाणु संख्या कितना? फास्फोरस का 15 प्लस ऋण आवेश क्या हुआ? 3, तो 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। प्रोटॉन उतना ही, परमाणु संख्या के बराबर 15। और न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान 31 में से परमाणु संख्या 15 घट जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ लेना है। जैसे Al3 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर और 27 में से 13 जाएगा, 14 बचेगा। Zn2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 28, 30 में से 2 घटेगा। परमाणु संख्या 30 है तो प्रोटॉन भी 30 होगा। और न्यूट्रॉन निकलेगा 65 माइनस 30, 35। क्लोरीन है Cl माइनस, तो क्लोरीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, 17 का 18। प्रोटॉन परमाणु संख्या 17 के बराबर। न्यूट्रॉन जो है इसका परमाणु नंबर 35.5 होता है, लेकिन वो क्यों होता है पॉइंट वाला के बारे में बतलाएंगे आपको। भिन्नांक परमाणु द्रव्यमान क्या है
9th क्लास में भी आपको आइडिया होगा कुछ। वो भिन्नांग परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि 2-3 परमाणुओं का मिश्रण है वो। तो इससे हम लोग 35 पे लेके चलते हैं, तो 35 में से 17 घट जाएगा तो 18 न्यूट्रॉन होगा। कैल्शियम Ca2+ है, 20 में से 2 घट जाएगा 18 हो जाएगा। प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन भी 40 - 20 30 हो जाएगा। चलिए कितना हो गया? आयन के बारे में कंप्लीटली पढ़े। अब हम लोग को अणु पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स। हेडिंग देना है अणु, मॉलिक्यूल्स। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत मुसीबत का दौर है पूरे भारतीय क्या पूरे विश्व के लिए। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से एक एक चीजों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये फिर दोबारा से तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और यदि आपको इससे मतलब शिक्षा से जीवन में कुछ करना है तो आपको हर एक बिंदु को अच्छे तरीके से समझना होगा। मतलब क्या 11th का एक दौर है, फिर दोबारा ये आपको नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम पास करना है तो सिचुएशन नहीं पूछता, 12th में पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। और तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान देना है कि अच्छे तरीके से पढ़े। हम बोले कि इसके बहुत कुछ करना है, तो अब 12th पास करना है तो नहीं पढ़ सकते हैं। ये रियल में आपको जीवन में जो आपके द्वारा हासिल किया हुआ शिक्षा, उसके द्वारा कुछ करना है, उसके सहायता से आपको खड़ा होना है। तो निश्चित तौर पर हर एक बिंदु पे आपको ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। तो रेलिवेंट है तो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ये उम्मीद करते हैं। चलिए आगे अणु पढ़ते हैं। अणु के बारे में मॉलिक्यूल सेटिंग देना है। अणु अणु से रिलेटेड यौगिक है। किस तरह से उसका संबंध है, किस तरह का रिलेशन है यौगिक अणु में, समझिएगा। जिस तरह से परमाणु और तत्व में रिलेशन है, उसी प्रकार से यौगिक और अणु में रिलेशन है। आप तत्व परमाणु क्या समझते हैं? तत्व का जो सबसे छोटा रूप है, तत्व को हम लोग जितना छोटे रूप में समझ सकते हैं वही परमाणु कहलाता है। मतलब किसी भी तत्व का जो निरूपण होता है वो परमाणु से होता है। कैसे दिखाते हैं? तत्व के संकेत से। ठीक उसी प्रकार से यौगिक का जो सबसे छोटा कण है उसको अणु कहते हैं। यौगिक के छोटे कण को अणु कहते हैं। और तत्व को किससे दिखाते हैं? परमाणु से। कैसे? तो उसका संकेत दिखेगा। तो उसी तरह से इस यौगिक को यदि हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे जल एक यौगिक है, तो बोर्ड पर हमको जल दिखाना है, तो पानी हाथ में ला करके वैसे रख देंगे, कैसे देखिए ये जल है? नहीं, हम फॉर्मूला लिखते हैं H2, तो इसका अणु हो गया। जो जल है यौगिक, इसका अणु हो गया। मतलब कैसे दिखाए? तो अणु का मतलब होता है उस यौगिक का फॉर्मूला, सूत्र लिख देंगे तो वो एक अणु हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यही है तत्व का जिस तरह संबंध परमाणु से, उसी तरह से यौगिक का संबंध अणु से है। पहले हम लोग अणु पढ़ लेंगे। अणु पढ़ना तो यौगिक ही पढ़ रहे, लेकिन यौगिक की परिभाषा थोड़ा अलग है, हम पढ़ेंगे। चलिए आपको जैसे कि लिखना है अणु कैसे बनता है, देखिए समझिएगा। परमाणु एक टोटल खेल खेलता है। अभी हम लोग पढ़े इससे पहले कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन बनता है। और यही परमाणु और परमाणु मिल जाता है, परमाणु आपस में जुड़ जाता है तो अणु बनता है। यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा तो आयन बनेगा, और वही परमाणु अपने ही तरह के परमाणु या दूसरे तरह के परमाणु से मिलता है तो अणु बन जाता है।
मतलब ऐसे समझेंगे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, उसी तरह से परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। लेकिन एक ध्यान देना है कि समूह जैसे तैसे नहीं हो जाना चाहिए, कोई भी दो मिल जाएगा तो नहीं, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जैसे वहां होता है ना कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो, एक साइड में लगा होता है। ऐसा नहीं कोई भी नहीं है, जैसे अ और ल, अल, ये कोई है शब्द? नहीं, शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। है ऐसा कुछ नहीं है। क त क है कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी तो अक्षर का समूह है, लेकिन शब्द इसलिए नहीं कहला रहा है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से जब परमाणु मिले, कोई भी परमाणु मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और सोडियम मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और नाइट्रोजन, ये तो हो जाएगा। जैसे जेलिन जिंक परमाणु है, जिंक फॉस्फाइड, और एल्युमिनियम मिल गया, तो ऐसे ही कोई अणु बन गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। कोई भी परमाणु मिल जाएगा ऐसा नहीं है। कब अणु का निर्माण होगा? तो जब कोई परमाणु निश्चित अनुपात में मिलेगा, निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेगा, फिक्स्ड मास रेशियो में अभिक्रिया करेगा, तब जाकर के अणु का निर्माण होगा। अब निश्चित अनुपात क्या है उसको हम समझेंगे फिर एग्जाम्पल से। चलिए लिखिए अणु का डिफिनेशन लिखा है। लिखिए जब कोई दो या अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर अभिक्रिया करता है तो अणु का निर्माण होता है। अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। तथा यह परमाणुओं का समूह है। कहा गया कि दो या अधिक परमाणु आपस में मिलकर के निश्चित अनुपात में मिलकर के अभिक्रिया करता है तो अणु का निर्माण होता है। और ये जो अणु है यौगिक का सबसे छोटा कण है। और एक और बात ये कहा गया कि जो अणु है वो परमाणु का समूह होता है। इसी H2 है तो ये अणु होगा। क्यों? तो इस परमाणु का समूह है, 2 हाइड्रोजन है, H2, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अणु होगा। H2SO4 होगा, O3 होगा, 3 ऑक्सीजन है तो समूह हुआ ना। समूह का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। इसके बाद CO2 है, CO है, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखना, फिर लिखना है, दिखाना नीचे हम। जैसे कार्बन ऑक्सीजन विक्रिया करके CO2 बना है, निश्चित अनुपात आपको समझा रहा है तो आप ही समझिए। ऐसे देखिए कैसे निश्चित अनुपात कैसे समझना है। कार्बन के कितना परमाणु है? सिर्फ संकेत होते एक परमाणु है। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। O2 है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 परमाणु तो 32 हो गया। अब निश्चित अनुपात है तो इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कैसे निकाला जाता है? कॉमन अंक से भागा दिया जाता है।
12 और 32 में कॉमन है 4 है, तो 4 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 3:8 आएगा। दूसरा देखिएगा, अभिक्रिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही हो रहा है, लेकिन जब CO बनेगा हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ से मतलब 1/2 गुने 1/2 गुने 2, ये 2 कट जाएगा क्या बचेगा, तो ये ऑक्सीजन समझ में आया। अब इधर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, इसमें कार्बन का एक परमाणु है तो द्रव्यमान कारण, यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, जैसे O2 है 2 परमाणु, तो 1/2 से गुना है ना तो कट ना जाएगा, एक बचेगा, 16 कॉमन हम 4 है, 4 से भागा देंगे तो बचेगा 3:4। देखिए समझिएगा निश्चित अनुपात का मतलब, आप देखिए कि दोनों विक्रिया पहला दूसरा एक ही पदार्थ के बीच हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या अंतर है, तो जो पदार्थ मिला है उसका मात्रा अलग अलग है। यहाँ कार्बन 3 भाग तो ऑक्सीजन 8 भाग है, यहाँ कार्बन 3 भाग तो ऑक्सीजन 4 भाग है, केवल मात्रा में अंतर है। दोनों में पदार्थ एक ही है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में विक्रिया है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में विक्रिया है, लेकिन मात्रा में अंतर हो जाने के कारण यहाँ 3 भाग कार्बन के साथ 8 भाग ऑक्सीजन है, यहाँ 3 भाग कार्बन के साथ 4 भाग ऑक्सीजन है, तो मात्रा में अंतर हो जाने के कारण यौगिक बदल गया, यहाँ CO2 बना, यहाँ CO बना। क्लियर है? यही निश्चित अनुपात का मतलब होता है। निश्चित अनुपात का मतलब ये है कि यदि आप, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनता है तो कितना भी हाइड्रोजन ला लिए उधर ऑक्सीजन ला लिए मिला दिए जल बनेगा, नहीं। जब अनुपात एक निश्चित होगा, जितना निश्चित अनुपात में वो क्रिया करता होगा उतनी मात्रा में रहेगा तभी होगा। जैसे इसका मतलब आप समझिएगा कि यदि कार्बन 30 ग्राम है तो CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 80 ग्राम, 30 ग्राम कितना, 80 ग्राम। अगर ये आपको 6 ग्राम कार्बन है तो CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 12 ग्राम, सॉरी 8 गुना 16 ग्राम। उसी तरह से यदि ऑक्सीजन आपके पास 30 ग्राम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन 40 है, यदि 30 रहेगा कितना चाहिए, 40 है। यदि 6 रहेगा तो 8 चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको लिख करके नीचे एक लाइन लिखना है। इतना दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिखे तो जल्दी से नीचे एक लाइन लिखना है। जब कार्बन एवं ऑक्सीजन, जब कार्बन एवं ऑक्सीजन जब कार्बन एवं ऑक्सीजन 3:8 ऐसे लिखना है, 3:8 के अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। परंतु जब कार्बन एवं ऑक्सीजन 3:4 के रेशियो में अभिक्रिया करते हैं, 3:4 के अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। माने अनुपात बदलने से, मात्रा बदलने से पदार्थ बदल जाता है। अभिक्रिया सेम के बीच में हो रहा है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन मात्रा कम बेसी रहने से पदार्थ अलग अलग बन गए। ये होता है निश्चित अनुपात का मतलब। चलिए क्लियर हो गया था? अब आगे आप लोगों को हेडिंग देना है तत्व का वर्गीकरण। हेडिंग देना है तत्व का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण, सॉरी तत्व का अणु का वर्गीकरण, तत्व बोलिए
अणु न पढ़ रहे हैं, हेडिंग देना है अणु का वर्गीकरण। हेडिंग दे करके बोर्ड पर देखिएगा। अणु है दो प्रकार का होता है, एक है तात्विक अणु। तात्विक अणु अंग्रेजी में इसको एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। और दूसरा है यौगिक अणु। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। किसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं, एक लिख देते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता हो, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। विभिन्न प्रकार के परमाणु से बना हो, विभिन्न प्रकार के परमाणु से बना हो, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। H2O3 S8 E4 etc। देखिए इसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं। इसी अणु है क्योंकि इसमें दो परमाणु है, दोनों किसका हाइड्रोजन का है। ये O3 है, तीनों परमाणु है, तीनों किसका ऑक्सीजन का है। तो एक ही परमाणु से मिलकर के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनेगा, वैसे अणु को क्या बोलेंगे, तात्विक अणु। और जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा, जैसे H2O, इसमें दो प्रकार का परमाणु, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CO कार्बन ऑक्सीजन, NH3 H2SO4। चलिए किसी का बोलिए क्लियर हो गया अणु का प्रकार। तात्विक अणु, यौगिक अणु, एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर के जो अणु बनेगा उसको तात्विक अणु कहेंगे, और वैसे अणु जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनेंगे उनको हम लोग यौगिक अणु कहेंगे। चलिए क्लियर है। आगे हेडिंग देना है अणु का निरूपण। हेडिंग दीजिएगा अणु का निरूपण लिख करके। अणु का निरूपण। अणु का निरूपण जो है वो यौगिक के सूत्र से होता है। लिखना कैसे है, किसी अणु का निरूपण उसके यौगिक के सूत्र द्वारा निम्न प्रकार से होता है। क्या बता सकते हैं, देखिए लिखे हैं। मतलब बगल में कोई गुणांक रहेगा, 1 या 2 या 3, फिर कोई सिंबल रहेगा एक्स वाई के, और नीचे में भी कोई गुणांक रहेगा। चलिए इसके बारे में और आगे अगले क्लास में, अभी इतना ही दे देना है। इसके बारे में ये क्या है, कैसे क्या समझना है, इस बारे में डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।